हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 1। आज हम लोग मार्जिनल फंक्शन के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। मार्जिनल फंक्शन में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करेंगे। और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.3 इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करेंगे। या इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस को हम आज यूज़ करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1.1 में हमने कॉस्ट फंक्शन स्टडी किया, एवरेज कॉस्ट स्टडी किया। लेक्चर नंबर 1.2 में हमने रेवेन्यू फंक्शन स्टडी किया, प्रॉफिट फंक्शन स्टडी किया। तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस यूज़ नहीं हुई अभी तक बहुत बेसिक सा सी चीज़ें चल रही थी। आपने चैप्टर नंबर 7 स्टडी किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और अगर आपको याद हो तो वहाँ पे जब फिजिकल प्रॉब्लम थी तो फिजिकल प्रॉब्लम में dy अपॉन dx को हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x से। इसी तरह से dy अपॉन dx आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट की हेल्प से हमने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन ये स्टडी किया था, ये चेक किया था कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, या किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इस एक्सरसाइज में ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट थे ये यूज़ होने वाले हैं कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन के लिए। मींस यहाँ पे आपके पास जो y इज इक्वल टू एफ एक्स था, इसमें यहाँ पे जो y है ये y आपका कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, एवरेज कॉस्ट हो सकता है, रेवेन्यू फंक्शन हो सकता है, प्रॉफिट फंक्शन हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें पता है dy अपॉन dx, जैसे हमें पता है कि दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। बहुत इजी चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन था ये डिराइव हुआ था fx से, इसीलिए इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ fx। ये जो फंक्शन है ये डेरिवेटिव ऑफ fx इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये fx से ही डिराइव हुआ है। अब अगर हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो इन फिजिकल प्रॉब्लम जो dy अपॉन dx था ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत डिटेल में हम चैप्टर नंबर 7 में आपको करा चुके हैं। यहाँ पे आपके पास जब कॉस्ट फंक्शन आता है या एवरेज कॉस्ट आती है या रेवेन्यू फंक्शन आता है तो dc अपॉन dx ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। सी आपके पास टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये कहलाता है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। यही आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है। इसी तरह से d अपॉन dx ऑफ एवरेज कॉस्ट ये आपके पास है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, और d अपॉन dx ऑफ रेवेन्यू ये आपके पास है मार्जिनल रेवेन्यू। इसे अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो dy अपॉन dx था, dy अपॉन dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो जैसे ही ये y आपका कॉस्ट हुआ तो ये आपके पास dy अपॉन dx मीन्स dc अपॉन dx मार्जिनल कॉस्ट हो गया, d अपॉन dx ऑफ एवरेज कॉस्ट ये आपका मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हो गया, और dr अपॉन dx आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब ये क्या एग्जैक्टली शो करता है ये हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। इसी तरह से जब हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, यहाँ तो हम सिंपल आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था वो एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल बात करें, इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में हमें पता है कि हमारे पास ये एक y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x कॉमा एफ एक्स हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट ये आपके पास डिस्टेंस अगर h है, ये डिस्टेंस अगर h है तो ये x प्लस h हो जाएगा, और ये f ऑफ x प्लस h हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो आपके पास स्लोप ऑफ PQ है, स्लोप ऑफ PQ ये क्या हो जाएगा, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स fx प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x मीन्स h। ओके, अब जैसे जैसे ये पॉइंट Q इस P को अप्रोच करेगा, ये H जो है ये 0 को अप्रोच करेगा, मीन्स
एज P अप्रोचेस टू Q, ये H अप्रोचेस टू 0, और जैसे जैसे ये H अप्रोच करेगा 0 को, तो अगर हम यहाँ पे H अप्रोचेस टू 0 कर दें तो ये जो स्लोप ऑफ PQ है, मीन्स यहाँ देखिए ये जो स्लोप ऑफ PQ है ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। मीन्स अब की बार ये जो है ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P हो जाएगा। मीन्स मिट H टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, जैसे ही हम h को 0 को अप्रोच कराएंगे तो ये जो स्लोप ऑफ PQ है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P ये बन जाएगा। और आपको पता है ये होता है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। देखिए डायरेक्ट तो यूज नहीं होगा, नॉर्मल कोर्स में स्टूडेंट ये करते हैं कि लर्न कर लेते हैं फॉर्मूला और उसके बाद उसे अप्लाई करते हैं, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाता है, और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हम उसे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको बार बार एडवाइस करते हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिए। अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वैसे तो हम आपको डायरेक्ट ही बता देते कि dy अपॉन dx लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, बट वो क्यों होता है वो भी एक बार हमें पता होना ज़रूरी है। देखिए अगर आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, मीन्स इस तरह से, जैसे जैसे ये x इंक्रीज कर रहा है जैसे y भी इंक्रीज कर रहा है, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ये वाला, देखिए इंक्रीजिंग, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या होगा, आप किसी भी एक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, किसी भी पॉइंट पे कर लीजिए, इस पॉइंट पे कर लीजिए, इस पॉइंट पे कर लीजिए, तो ये जो स्लोप है ये हमेशा, मीन्स ये जो थीटा है ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, और इसके 90 डिग्री होते साथ ही जो टेन थीटा है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा। मीन्स जो स्लोप है आपके पास वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और स्लोप ग्रेटर देन 0 होते साथ ही आपके पास जो dy अपॉन dx है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्यों होगा वो भी हमने आपको बता दिया। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा, ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, देखिए जैसे जैसे ये x इधर की तरफ जा रहा है, y ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। इस केस में अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए यहाँ ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल है आपने इस पॉइंट पे किया, इस पॉइंट पे कर लीजिए, इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो जाएगा। मीन्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 होते साथ ही आपका जो स्लोप है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है dy अपॉन dx लेस देन 0 होता है। मीन्स इस पूरी कैलकुलेशन को करने की बजाय अगर हम dy अपॉन dx लेस देन 0 कह दें तो आपके पास फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये सब हम चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करी थी कि मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x था। अगर ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, dy अपॉन dx निकालते थे। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, dy अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट करते थे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते थे से a एंड b। फिर उसके बाद थर्ड था हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइंड करते थे एट x इज इक्वल टू से a पे, x इज इक्वल टू a पे करा, और अगर ये लेस देन 0 है तो हम कहते थे कि y इज इक्वल टू fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी एंड fa, इस fx में x की जगह a रख दें तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती थी। इसी तरह से d2y अपॉन dx स्क्वायर x इज इक्वल टू b पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते थे y इज इक्वल टू fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू b, और मिनिमम वैल्यू जो है fb ये हमारी मिनिमम वैल्यू होती थी।
ओके तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अब इन सब का यूज़ हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल फंक्शन को। मार्जिनल फंक्शन में सबसे फर्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन तो हम स्टडी कर चुके हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। और x क्या था? x था आपका नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो मींस आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट दिस इज, जिसे हम लोग शॉर्ट में m.c करते हैं, दिस इज d अपॉन dx ऑफ c, मीन्स dc अपॉन dx। और जहां पे x क्या है आपके पास? x है नंबर ऑफ यूनिट जो आपने प्रोड्यूस्ड करी हैं। ओके अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है और यही सारे नोट पॉइंट यूज होंगे मार्जिनल रेवेन्यू में, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट में और प्रॉफिट फंक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली होता क्या है? दिस इज द अप्रोक्सीमेट, जैसे वहाँ पे हमने dy अपॉन dt किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी तरह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी था, इसी तरह से यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। ये एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है। कब? ये कब मिलती है? ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। कि जब हम एक एडिशनल यूनिट, हमारे पास सपोज 10 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, जब हम 10 से 11 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारे पास एडिशनल कॉस्ट आएगी वो मार्जिनल कॉस्ट आएगी। अब एक हम लोग आगे एक एग्जाम्पल भी करेंगे जिसमें मार्जिनल कॉस्ट एट सम x इज इक्वल टू 4 और इसी तरह से कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 5 माइनस कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 4, ये स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट दिखाता है, ये एग्जैक्ट कॉस्ट दिखाता है। तो है वही कि जब हम एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, वही सिंपल ये मार्जिनल कॉस्ट है। इसे हम इस तरह से समझें कि dc अपॉन dx, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, सपोज x इज इक्वल टू n पे हम बात करें तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट है, अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट when we increase the output from कहां से? n to n plus 1 यूनिट। कि हम लोगों ने n यूनिट तक तो प्रोड्यूस किया, जब हम n से n प्लस 1 यूनिट मींस 4 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, पर जब 5th यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो जो एडिशनल कॉस्ट आएगी, अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट आएगी, वो आपके पास dc अपॉन dx एट x इज इक्वल टू n होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था cx, जो ये cx था हमारे पास, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू n प्लस 1 रख दें, मीन्स n प्लस 1 यूनिट की जो कॉस्ट है उसमें से n यूनिट की कॉस्ट हम लोग माइनस कर दें, तो ये आपको एग्जैक्ट, ये तो अप्रॉक्सीमेट देता है, ये आपको एग्जैक्ट देता है, एग्जैक्ट एडिशनल कॉस्ट व्हेन वी इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम n to n plus 1 यूनिट। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली है क्या। इसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए यही सारी चीज़ रेवेन्यू में, प्रॉफिट फंक्शन में, एवरेज कॉस्ट में यूज़ होने वाली है। वहाँ पे कॉस्ट की जगह रेवेन्यू हो जाएगा या एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। अब सपोज आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, कि कॉस्ट फंक्शन है आपके पास 200 प्लस 20x माइनस 1/2x स्क्वायर। हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाली, मार्जिनल कॉस्ट थी आपके पास d अपॉन dx ऑफ cx, एंड दिस इज 200 का तो 0 हो जाएगा, 20x का 20 माइनस x स्क्वायर का 2 कैंसिल एंड x ये आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट आपने निकाली x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 4 पे मीन्स देखिए क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट होगा व्हेन वी इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम 4 टू 5th यूनिट। मीन्स 4 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 से जैसे ही 5th यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो जितनी अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट हमें पड़ेगी वो ये आपके पास दिखाएगा।
ओके और ये हो कितना जाएगा 20 माइनस 4 दैट इज 16 ओके अब ₹16। इसी तरह से अगर हम यहाँ से 5 यूनिट की कॉस्ट निकालें और फिर 4 यूनिट की कॉस्ट निकालें और उनका डिफरेंस देखें तो वो कितना होता है मीन्स C ऑफ 5 माइनस C ऑफ 4। अगर ये देखें तो C ऑफ 5 कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 इंटू 5 मीन्स 100 माइनस 25 अपॉन 2 इज 12.5 माइनस C ऑफ 4 मीन्स 200 प्लस 20 इंटू 4 इज 80 माइनस 16 अपॉन 2 इज 8। तो ये क्या हो गया 200 से कैंसिल 100 प्लस 80 100 माइनस 80 इज 20 ये माइनस का 12.5 ये प्लस का 8 मीन्स माइनस का 4.5 दैट इज दिस इज 15.5 रुपीज 15.5। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आई वो तो आई ₹16 और जो एग्जैक्ट कॉस्ट आई वो आई आपके पास ₹15.5 कि अगर आप एक यूनिट एडिशनल इंक्रीज करते हैं तो जो कॉस्ट है वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट तो 16 है और एग्जैक्ट 15 है। बट ये हम लोगों के पास देखिए तो फंक्शन इजी था, आसानी से कैलकुलेट हो गया, पर कई बार फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट निकालना बहुत आसान होता है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ओके तो ये तो हो गया एक चीज़। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके, क्वेश्चंस जब आएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए हम लोग इन सबको एक साथ कवर करते चले जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग बी पॉइंट लें कि अगर हमें ये प्रूफ करना पड़ जाए कि टू प्रूफ, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली with increase in x ओके कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी कंटिन्यूअसली फॉल्स कर रही है। अगर आपके पास ये x है और ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रही है मींस डिक्रीजिंग विद एज x इंक्रीजेस। देखिए मार्जिनल कॉस्ट नीचे जा रही है और x इधर जा रहा है, तो ये आपके पास किस तरह का फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन में देखिए हमें मार्जिनल कॉस्ट को दिखाना है, डिक्रीजिंग है तो इट मींस हमें मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए d अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ये लेस देन 0 प्रूव करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज ये, तो अगर हम लोग ये प्रूव कर दें d अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन 0 तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट कंटिन्यूसली फॉल्स करेगी विद इंक्रीज इन x। इसी तरह से ये फर्स्ट है। इसी तरह से टू प्रूव मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स। जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाले हमारे कॉन्सेप्ट थे जो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था इस वाले पार्ट में, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये जो हमने बताया था सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। वहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे y की जगह पे मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम लोग अक्सर, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है इसकी जगह पे हम कॉस्ट ले लेते हैं। ओके चूंकि मार्जिनल कॉस्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ c होता है तो पहले आपको ये निकाल के मार्जिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और फिर उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और तब हमें ये पता चलेगा कि ये मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। गलती भी सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भटका और स्टूडेंट्स ने ये कैलकुलेट कर दिया डी अपॉन डी एक्स, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जिस चीज़ को आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है उसका डेरिवेटिव आपको चेक करना है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ये इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरह से इसका सी पॉइंट आता है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि टू फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ, अब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड सच दैट मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं मींस डीसी अपॉन डीएक्स की बात कर रहे हैं, विल बी मिनिमम, ये मिनिमम हो जाए
तो जब y इज इक्वल टू एफ एक्स को मिनिमम करना होता है हमें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, इसे 0 रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इसे यहाँ पे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे y की जगह पे मार्जिनल कॉस्ट है, और यहाँ पे अक्सर फिर दोबारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि y की जगह पे कॉस्ट ले लेते हैं, मीन्स डी सी अपॉन डी एक्स निकाल देते हैं। हमें डी सी अपॉन डी एक्स नहीं निकालना, हमें डी सी अपॉन डी एक्स नहीं निकालना, हमें डी अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ओके, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ में अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट को हमें नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करनी है, मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू a वेयर d अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 0 एंड d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 0। जो मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, ये तो हमें ये पता चला कि x इज इक्वल टू ए पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये तो हमें पता चला कि x इज इक्वल टू ए पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है। मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट होगी मार्जिनल कॉस्ट में x इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपके पास मिनिमम के लिए हो गया। इसी तरह से मैक्सिमम के लिए आता है, ये फर्स्ट अगर आपके पास है तो सेकंड आता है फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, फाइंड x इज इक्वल टू से x इज इक्वल टू b है आपके पास, फाइंड x इज इक्वल टू b वेयर d अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज 0 एंड d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मैक्सिमम के लिए एट x इज इक्वल टू b लेस देन 0 होगा, मैक्सिमम के लिए लेस देन 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू बी पे आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, मार्जिनल कॉस्ट जो बेसिक फंक्शन है ये वाला आपके पास, इसमें x इज इक्वल टू बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज योर मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो यही सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, मैक्सिमम मिनिमम वाले, ये आपके एवरेज कॉस्ट में और रेवेन्यू फंक्शन में भी यूज होने वाले हैं। तो ये तो फर्स्ट था हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट सेकंड है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या होती थी, ये होती थी सी एक्स अपॉन एक्स, जो कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो एवरेज कॉस्ट आ जाती थी। 1.1 में हमने स्टडी किया। और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या होगी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट with respect to x, means marginal average cost is equal to d upon dx of average cost. ओके, अब इसमें देखिए एवरेज कॉस्ट आपने स्टडी किया c अपॉन एक्स, इसे सी एक्स भी लिख सकते हैं, c अपॉन एक्स है आपके पास। तो अगर हम लोग d अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट करें, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसे अगर हम कुछ इस तरह से लिख दें, d1 अपॉन एक्स डी सी अपॉन डी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसमें से 1 अपॉन एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। अब अगर आप इसे ध्यान दें, ये तो है आपके पास मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट 1 अपॉन एक्स। अब देखिए डी सी अपॉन डी एक्स क्या है, ये सी आपके पास कॉस्ट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट आपके पास बन जाती है मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी अपॉन एक्स, कॉस्ट अपॉन एक्स आपके पास एवरेज कॉस्ट थी। तो ये आपके पास एक रिलेशन भी डेवलप हो गया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में। ओके, तो इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन है आपके पास। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल
रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू भी ऐसे ही है, इट इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कब जब जनरेट होता है, जब हमारे पास ये 1.2 आ गया, जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वो है। मींस आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू है डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर, मींस डी आर अपॉन डी एक्स। ओके, और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो रेवेन्यू था वो प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यही तो था। P था आपके पास प्राइस और X था नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यही तो था। तो अगर हम इसको, और डी आर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर, तो अगर हम यहाँ पे डी आर अपॉन डी एक्स करें तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन P x का 1 प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। अब अगर हम इसमें से P कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन पी डी पी अपॉन डी एक्स। ओके, इसका अब यूज़ क्या है इसका, कि इन जर्नल जब हम बात करते हैं, इन जर्नल प्राइस क्या होता है, प्राइस हमेशा डिक्रीज करता है, प्राइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सेल। जैसे जैसे सेल हमारी बढ़ती है प्राइस हमारा डिक्रीज होता है, और इसको कहते हैं हम लोग कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी। एक वर्ड आपके टर्म आएगी तो आपको पहचान जाना है कि प्राइस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन सेल, मींस विद इंक्रीज इन एक्स। तो प्राइस डिक्रीज कर रहा है मींस पी जो है आपका वो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन एक्स। तो ये यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो p डिक्रीज कर रहा है, मींस डी पी अपॉन डी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। मींस दिस इंप्लाइज डी पी अपॉन डी एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब डी पी अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो होगा तो यहाँ देखिए अगर ये लेस देन जीरो है तो इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन जीरो होगा। 1 माइनस लेस देन जीरो कुछ टर्म करेंगे तो ये 1 से लेस हो जाएगी, 1 से लेस होते साथ ही उसकी p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन p हो जाएगी। तो मीन्स यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि दिस इम्प्लाइज जो डी आर अपॉन डी एक्स है आपके पास, ये वाला ये टर्म जो कि आपके पास p 1 प्लस एक्स अपॉन पी डी पी अपॉन डी एक्स है, ये लेस देन p हो जाएगी। और अगर आपको याद हो p ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू था। मीन्स अब क्या कंक्लूड हुआ कि ये जो मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी है, इस मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी के लिए जो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा लेस होगा एवरेज रेवेन्यू के। तो ये मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी आपके पास जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें टर्म आएगी। तो इट मीन्स फॉर मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी dr upon dx is less than average revenue, means marginal revenue is less than average revenue. ओके, जैसे नोट पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किए मार्जिनल कॉस्ट के लिए, वैसे ही सेम है मार्जिनल रेवेन्यू के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट सेम है, सेम एज मार्जिनल कॉस्ट। वहाँ पे हमने सबसे पहला वाला जो स्टडी किया था वो था वहाँ पे डी सी अपॉन डी एक्स था एट एक्स इज इक्वल टू एन, यहाँ पे डी आर अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एन। तो ये डी आर अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एन क्या शो करता है, वहाँ पे आपके पास था अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट, यहाँ पे है अप्रॉक्सीमेट एडिशनल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कब, व्हेन सेल्स आर इंक्रीज्ड from x is equal to n to x is equal to n plus 1। वहाँ पे प्रोडक्शन था, जैसे ही प्रोडक्शन n से n plus 1 यूनिट हुआ तो आपकी अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट कितनी आई,
यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एडिशनल रेवेन्यू। इसी तरह से यहाँ पे अगर आर एट एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन की बात करें, मीन्स ये तो रेवेन्यू है जब हमने एन प्लस वन यूनिट सेल करी, ये रेवेन्यू है जब हमने एन यूनिट सेल करी। तो यहाँ पे ये आपको देगा एग्जैक्ट एडिशनल रेवेन्यू व्हेन सेल आर इंक्रीज फ्रॉम एन टू एन प्लस वन यूनिट। ओके, तो ये फर्क है आपके पास डी आर अपॉन डी एक्स में और आर एट एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन में। मीन्स दिस इज एग्जैक्ट एडिशनल exact additional revenue when sales are increased from x is equal to n to x plus n, x is equal to n plus 1 यूनिट। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। इसी तरह से अब अगर हम लोग बी पॉइंट की बात करें, ये तो ए था, बी पॉइंट की बात करें कि मैक्सिमम और मिनिमम रेवेन्यू की बात करें या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू अगर ये लेस देन जीरो है, इट मीन्स कि मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एक्स। और इसी तरह से एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन जीरो, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एक्स। ओके, तो ये सारी चीजें देखिए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो था, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ग्रेटर देन जीरो है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वहीं से आया। सिर्फ यहाँ पे जो फंक्शन था वो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। इसी तरह से थर्ड आपके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर मैक्सिमम मार्जिनल रेवेन्यू, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम फाइंड करेंगे x व्हेन d ऑफ dx ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो एंड d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमम है, तो क्या होगा? लेस देन जीरो। और अगर आपके पास मिनिमम है, ये तो फर्स्ट, और अगर मिनिमम है, फॉर मिनिमम डायरेक्टली लिख देते हैं, मिनिमम find x when d upon dx of marginal revenue is equal to 0 and d2 upon dx square of marginal revenue is greater than 0। सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू की जगह रेवेन्यू ले लेते हैं, और वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ऑलरेडी d अपॉन डी एक्स ऑफ r होता है। तो यहाँ पे इतनी बार डिफरेंशिएट हो गया कि ये डिफरेंशिएट होने के बाद जो फंक्शन आया उसको हमें मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। इस r को मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं करना है। अगर r को मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है तो यहाँ पे आपके पास r आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक बस अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, इसी तरह के सेम कॉन्सेप्ट यूज होंगे, सेम फॉर प्रॉफिट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे के सारे। जैसे प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम करना है तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू की जगह प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट को मैक्सिमम मिनिमम करना है तो एमआर की जगह आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट फंक्शन गिवन है। तो ये c ऑफ x हमारे पास गिवन है 1200 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट तो हमें पता है c अपॉन x होता है, तो दिस इज 1200 अपॉन x प्लस 20x अपॉन x इज 20, एक्स स्क्वायर अपॉन x इज x। ये तो कितना सिंपल है। दूसरा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट होता है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ c, तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट इज डी सी अपॉन डी एक्स। तो c आपके पास ये गिवन है, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए डायरेक्ट। 1200 का 0, 20x का 20, एक्स स्क्वायर का 2x। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 10 यूनिट आर प्रोड्यूस, तो थर्ड क्या है हमारे पास? मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 10 यूनिट आर प्रोड्यूस मींस x इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 दैट इज 40। इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है हमें, तो इंटरप्रिटेशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसकी।
दिस इज व्हेन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन फ्रॉम 10 to 11 यूनिट। ये बहुत डिटेल में हमने अभी आपको बेसिक जब कॉन्सेप्ट बताया तब बताया था। तो अप्रॉक्सीमेट, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट आएगी इनकर्ड इज ₹40। ये आपके पास जैसे ही आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 से 11th यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो जो एडिशनल कॉस्ट आएगी वो ₹40 होगी। और इसी में अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी पड़ जाए तो C11 माइनस C10 कर दीजिए। तो C11 है कॉस्ट ऑफ 11 और ये है कॉस्ट ऑफ 10, तो 11 में से 10 कॉस्ट माइनस कर देंगे तो 11th यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, तो वो एग्जैक्ट आएगी। और देखिए पूछा भी गया है फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में हम निकाल भी देते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका C11 माइनस C10। तो C11 आपके पास CX तो ये है, दिस इज 1200 प्लस 11 इंटू 20, दिस इज 220 प्लस 11 का स्क्वायर इज 121 माइनस C10 इज 1200 प्लस 20 इंटू 10 इज 200 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100 एंड दिस इज, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 220 माइनस 20 121 माइनस 100 इज प्लस 21, दैट इज दिस इज ₹41। तो ये क्या है, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट एडिशनल कॉस्ट है और ये आपके पास एग्जैक्ट कॉस्ट है, तो यही फर्क है। तो दिस इज व्हेन वी इंक्रीज the production from 10 to 11 unit, the exact amount needed is ₹41। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास कॉस्ट फंक्शन दिया है, फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट पता है आपको, मार्जिनल कॉस्ट इज DC अपॉन DX एंड दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन 3, तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 6x माइनस 16, दैट इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। और सेकंड क्या है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हो जाएगी आपके पास कॉस्ट अपॉन x, और कॉस्ट अपॉन x करते साथ ही हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3x मीन्स x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x इज 3x माइनस 16, x अपॉन x मीन्स 16 प्लस 2 अपॉन x। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। बोर्ड में कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग आपको अक्सर बताते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास कॉस्ट फंक्शन दिया है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज कॉस्ट तो आपके पास C अपॉन x हो जाएगी मीन्स 2x, इसको x से डिवाइड कर देंगे, -4 प्लस 5 अपॉन x। और सेकंड निकालनी है हमें मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले निकालते हैं d अपॉन dx ऑफ C, दैट इज दिस इज 4x, इसको डिफरेंशिएट कर दिया 4x माइनस 4। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 10, दैट इज 40 माइनस 4, दैट इज ₹36। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। कॉस्ट फंक्शन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा DC अपॉन DX, दैट इज 2 इंटू 3 6x अपॉन 4 माइनस 7, दैट इज 3x अपॉन 2 माइनस 7। और एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये तो C अपॉन x होता है, दैट इज 3 अपॉन 4x माइनस 7x अपॉन x इज 7 प्लस 27 अपॉन x। अब हमें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकालनी है। वी हैव टू फाइंड x फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो मार्जिनल कॉस्ट तो है 3x अपॉन 2 माइनस 7 और एवरेज कॉस्ट है 3 अपॉन 4x माइनस 7 प्लस 27 अपॉन x। तो ये तो कैंसिल और ये 3 अपॉन 4 इधर चला जाएगा, तो 3 अपॉन 2 है तो 3 अपॉन 4x हो जाएगा।
ओके, इज इक्वल टू 27 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 9 दैट इज, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दैट इज एक्स इज इक्वल टू 6। प्लस माइनस 6 में माइनस 6 तो हो नहीं सकती यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 6 फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, आपके नोट्स प्रिपेयर करा दें, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें। तो अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।